अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पर बच्चों में न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत को समझने के लिए हमें समझना होगा कि इस ग़िज़ा या खाने के साथ क्या होता है जो हमारे बच्चे खाते हैं। तो शुरू करते हैं डाइजेशन यानी हाज़मे की एक बिल्कुल बुनियादी ड्राइंग या तस्वीर से। जो खाना बच्चे खाते हैं इनको 3 हिस्सों में या अक़साम में बाँटा जा सकता है। इन अक़साम को आमतौर पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है और ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हज़म होते हैं एक दूसरे से थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में। इन तीनों को मैं मुख्तलिफ रंग कर दूंगी ताकि हमारे लिए आसानी हो ये समझने में कि तीनों में इनफरादी तौर पर क्या हो रहा है। सबसे अहम मैक्रो न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स। हम इन्हें प्यार से कार्ब्स कहते हैं। दूसरे हैं फैट्स। इनसे किसी को कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है, इसलिए इनको फैट्स कहेंगे। और तीसरे हैं प्रोटीन्स। याद रहे कि जब भी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इससे मुराद होती है वो तमाम अहम चीज़ें जो हमारे खाने या ग़िज़ा में मौजूद होती हैं, जैसे कि मिनरल्स, वाइटामिन्स और दीगर चीज़ें। अब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ये दरअसल एक लंबी सी ट्यूब या नाली होती है जो शुरू होती है मुंह से और जाती है एनस यानी कि मकद तक। तो अब हम क्या करेंगे? हम इस पूरी नाली का जायजा लेंगे मुंह से लेकर एनस तक, जैसे जैसे हमारा खाना अपना सफ़र तय करता चला जाएगा। अब शुरू करते हैं वहां से जहां से हमारा हाजमा या डाइजेशन शुरू होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ये शुरू होता है हमारे मुंह यानी माउथ यानी कि ओरल कैविटी से, जहां पर एक बहुत अहम काम होता है जिसे हम च्यूइंग यानी खाने को चबाना कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे खाने के बड़े बड़े टुकड़े ऐसे हो जाते हैं जिन्हें आसानी निगला जा सके और साथ साथ वो एंजाइम्स जो हमारी ओरल कैविटी में मौजूद होते हैं इनकी मिलावट भी मुमकिन हो सके। ये एंजाइम्स आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स से, जिनको कहा जाता है सेलिवरी ग्लैंड्स, और सेलिवरी ग्लैंड्स हमें देते हैं सलाइवा। इस सलाइवा में मौजूद होते हैं ये एंजाइम्स। इन एंजाइम्स को भी मुख्तलिफ रंग देती हूँ। तो जो पहला एंजाइम सलाइवा में मौजूद होता है इसका नाम है एमाइलेज, और इस एमाइलेज का काम होता है हजम करना इन कार्बोहाइड्रेट्स को। इसीलिए मैंने दोनों को एक ही रंग दिया है। इस एमाइलेज को हम सेलिवरी अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। आगे चलकर एक और किस्म का भी अमाइलेज आता है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम इंहिज़ाम में। दूसरा एंजाइम जो है इसका नाम है लाइपेज। इसको भी हम सेलिवरी लाइपेज या सलाइवरी लाइपेज ही कहेंगे क्योंकि आगे चलकर दूसरी किस्म का लाइपेज भी आएगा। ये सलाइवरी लाइपेज मदद करता है हजम करने में इन फैट्स को। तो हमारी ग़िज़ा जो है इसको हम चबाते हैं मुंह के अंदर और इसको निगलते हैं, और इस चबाए हुए निवाले को कहते हैं बोलस। और जब ये बोलस निगला जाता है तो इसमें मिल जाते हैं ये एंजाइम्स जिनका हमने जिक्र किया, और ये पहुंचते हैं इस नाली में जिसको कहते हैं ईसोफेगस या इसोफेगस। और इसोफेगस जाकर खुलता है एक थोड़ी सी खुली हुई जगह में जिसे कहते हैं स्टमक, और यहाँ इस जगह पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे कहते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर या LES। ये एक वेल्व की तरह होता है और ये हिफाजत करता है स्टमक के दाखिली रास्ते की, और इसमें कोई लीकेज आ जाए यानी कि किसी भी किस्म का अखराज तो हमें बदहजमी या सीने या मैदे पर जलन जैसी चीज़ें महसूस होने लगती हैं। अच्छा, अब जब खाना हमारे स्टमक में दाखिल हो जाता है तो इसकी और चीज़ों से मिलावट होना शुरू हो जाती है जो हमें स्टमक से मिलती हैं। चीज़ों से मुराद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहते हैं कीमियाई ज़बान में, और इसे स्टमक एसिड भी कहते हैं। और एक और चीज़ जो स्टमक खारिज करता है वो है पेप्सिन, और पेप्सिन यहाँ मैंने इस रंग में क्यों लिखा है क्योंकि ये हज़म करता है प्रोटीन्स को। एक और केमिकल जो स्टमक पैदा करता है वो है लाइपेज, और इसको कहेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज क्योंकि ये स्टमक खारिज करता है, और ये यहाँ भी फैट्स को ही हज़म करेगा। अब क्योंकि स्टमक लचकदार या कह लें कि मस्कुलर होता है, इसलिए जब भी बोलस की शक्ल में खाना इस तक पहुंचेगा तो ये कुछ हद तक बोलस को हिलाएगा, जुलाएगा और घुमाएगा भी, और बोलस फिर आखिरकार थोड़ा पतला पानी जैसा हो जाएगा या कह लें कि लिक्विड जैसा हो जाएगा और तैयार होगा स्टमक से बाहर जाने के लिए।
اور اب جو یہ لکوڈ جیسی چیز جا رہی ہے اسٹمک سے باہر، اسے ہم کہیں گے کائم۔ اب جس جگہ سے یہ اسٹمک سے باہر آئے گا وہ بھی ایک ویلو یا اسفنکٹر ہے جسے کہتے ہیں پائلورک اسفنکٹر۔ اب جب کائم گزرے گا پائلورک اسفنکٹر سے تو یہ داخل ہوگا چھوٹی آنت یعنی کہ اسمال انٹسٹین کے پہلے حصے میں، اور اس حصے کا نام ہے ڈیوڈنم۔ اور یہاں اس حصے میں بہت سی اہم چیزیں ہوتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ لیور یعنی کہ جگر ایک بہت اہم کیمیکل پیدا کرتا ہے جسے بائل کہتے ہیں، اور جب کبھی بھی اس کی فوراً ضرورت نہیں ہوتی تو اسے ایک چیز ذخیرہ کر لیتی ہے، یا کہہ لیں کہ اپنے پاس جمع یا محفوظ کر لیتی ہے، اور اسے کہتے ہیں گال بلیڈر۔ یہ ایک چھوٹا سا اور اہم حصہ ہے ہمارے جسم کا۔ تو بائل بنتا ہے لیور میں اور ہوتا ہے اسٹور گال بلیڈر میں۔ تو یہ ہے ہمارا گال بلیڈر۔ میں نے یہاں اس کو اس طرح بنانے کی کوشش کی ہے جیسے یہ یہاں لیور سے باہر آ رہا ہے اور اسٹور ہو رہا ہے گال بلیڈر میں۔ تو یہ ہمارا لیور ہے اور یہ گال بلیڈر۔ اچھا، جب بھی بائل کی ضرورت ہوگی، بائل میں یہاں اس رنگ سے لکھ رہی ہوں، اور اب شاید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بائل کیا ہضم کرنے میں کام آتا ہے۔ جب بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ نکلتا ہے یہاں گال بلیڈر سے باہر اور داخل ہوتا ہے ادھر ڈیوڈنم میں، بالکل یہاں۔ اب یہاں ایک اور اہم حصہ یا کہہ لیں کہ آرگن موجود ہے جو خود اپنی بہت ساری چیزیں ڈیوڈنم میں پھینکتا ہے، تقریباً بالکل اسی جگہ پر۔ ایک منٹ، میں اس کو ایک نیا رنگ دیتی ہوں۔ تو اس کا نام ہے پینکریاز۔ یہ پینکریاز بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ یہ سب سے زیادہ اہم ڈائجسٹو انزائمز بناتا ہے اسمال انٹسٹین میں، اور وہ انزائمز ہیں امائلیز، اور یہ ہے پینکریاٹک امائلیز۔ دوسرا انزائم ہے پینکریاٹک لائپیز، اور دو اور انزائمز ہیں جو یہ بناتا ہے، پر وہ کام آتے ہیں پروٹینز کو ہضم کرنے میں۔ پہلا ہے ٹرپسن اور دوسرا اس کا قریب کا رشتہ دار ہے کائموٹرپسن۔ تو یہ ساری کارروائی ہوتی ہے ڈیوڈنم کے اندر۔ اب اس کے بعد اسمال انٹسٹین چلتے چلتے چلتی چلی جاتی ہے، اور اس کو اگر ناپا جائے تو یہ تقریباً 15 سے 30 فٹ لمبی ہوگی، لیکن یہ کوئلڈ یعنی مرغولہ دار، یا تصور کریں تو اپنے آپ میں ایک دھاگے کی طرح گھومی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے یہ بہت دور دور بنایا ہے، پر اصلی میں یہ بہت قریب اور آپس میں دھاگے کی طرح لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اور دوسرا حصہ چھوٹی آنت کا، میں یہ ایسے بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ دے سکوں کہ یہ کیسی ہوتی ہے۔ یہ دوسرا حصہ جو ہے اسے کہتے ہیں ججنم، اور اس کا آخری حصہ کہلاتا ہے ایلیم۔ تو بنیادی طور پر اسمال انٹسٹین وہ جگہ ہے جہاں کھانے کے بڑے ٹکڑے یا حصے بدلتے ہیں چھوٹے اور زیادہ جذب ہونے والے حصوں میں، اور جذب ہوتے ہیں اسمال انٹسٹین کی اس نالی میں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ اسمال انٹسٹین جا کر ملتی ہے لارج انٹسٹین یعنی کہ بڑی آنت سے۔ بڑی آنت یا لارج انٹسٹین وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر کھانا جو اب اپنی شکل خاصی بدل چکا ہے وہ یا تو اکثر جمع ہوتا ہے یا خشک ہوتا ہے۔ یہاں پر اس طرح اس کا ایک چڑھتا ہوا حصہ ہے یعنی کہ اسینڈنگ پورشن، دوسرا ہے ٹرانسورس پورشن یعنی تھوڑا سا ترچا حصہ، اور یہ تیسرا حصہ یہاں پر ہے ڈسینڈنگ پورشن یعنی کہ نیچے کی طرف جاتا ہوا حصہ لارج انٹسٹین کا، اور اس کا اختتام ہوتا ہے ایک ایس نما شکل کی ایک چیز پر جسے کہتے ہیں سگموئڈ کولون۔ تو یہ ہے اسینڈنگ پورشن، یہ ہے ٹرانسورس پورشن، اور یہ ہے ڈسینڈنگ پورشن۔ جو چیزیں لارج انٹسٹین میں جذب ہوتی ہیں وہ ہے ضرورت سے زیادہ مقدار میں موجود پانی۔ تو جو باہر نکلنے والا فضلہ یا جسے ہم فیسس کہتے ہیں، جو یہاں سگموئڈ کولون سے گزر کے اینس سے باہر آتا ہے، تو یہ فیسس جتنی دیر تک یہاں لارج انٹسٹین میں رہے گا اتنا ہی خشک ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کا پانی جذب ہوتا چلا جائے گا، اور نمکیات بھی یہاں جذب ہوتی ہیں اس نالی میں۔ اچھا، تو اب جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ یہاں اورل کیوٹی اور منہ کے اندر چبایا جاتا ہے اور نگلا جاتا ہے بولس کی شکل میں۔ بولس اپنا سفر طے کرتا ہوا گزرتا ہے ایسوفیگس سے اور LES سے ہوتا ہوا داخل ہوتا ہے سٹمک میں، جہاں یہ مل جاتا ہے سٹمک ایسڈ، پیپسن اور لائپیز سے، اور بدل جاتا ہے کائم میں۔ اب کائم چلنا شروع ہوگا اور گزرے گا پائلورک اسفنکٹر سے اور پہنچے گا ڈیوڈنم میں، اور یہاں پر اس کی ملاقات ہوگی بائل سے جو کہ آیا ہے لیور اور گال بلیڈر سے، اور ان انزائم سے بھی جو آئے ہیں پینکریاز سے، جن کے نام ہے امائلیز، لائپیز،
ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। अब जैसे जैसे ये इस नाली से गुजरता जाएगा, ये जज्ब होता चला जाएगा पूरे रास्ते, और इस ग़िज़ा में जितने भी न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद थे, वो सब भी जज्ब होते चले जाएंगे। अब जब ये यहाँ पहुँचेगा लार्ज इंटेस्टाइन के करीब, तो यहाँ पर एक वेल्व होता है जिसे कहते हैं इलियोसीकल वेल्व, क्योंकि ये दरमियान में है इलियम और सीकम के। एक दिलचस्प बात यहाँ बताती चलूँ कि ये वो जगह है जहाँ अपेंडिक्स होता है। ये थोड़ा सा सीकम का निकलता हुआ हिस्सा होता है। अब अगर सोचें कि आपने एक अमरूद खाया और साथ इसके बीज भी खा लिए, और बदकिस्मती से कोई एक बीज यहाँ फंस गया, तो मुमकिन है कि अपेंडिक्स यहाँ भर जाए पस से और यहाँ हो जाए अपेंडिसाइटिस। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है और ऐसा नहीं होता, तो वो खाना जो सही तरह हजम नहीं हुआ है, वो यहाँ असेंडिंग कोलोन से होता हुआ जाएगा ट्रांसवर्स कोलोन में, और इससे होता हुआ आएगा डिसेंडिंग कोलोन में, और अब ये यहाँ खासा खुश्क हो चुका है, और अब ये दाखिल होगा इस सिग्मोइड कोलोन में, और फिर आपको महसूस होगा कि मुझे बाथरूम जाना है, और रफ़ा हाजत महसूस होगी, और फिर फीसिस बाहर आ जाएगा यहाँ एनस से। तो ये है लुब्बे लुबाब डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम का। लेकिन अगर मैं थोड़ा और गहराई में जाऊं और यहाँ इस जगह पर बुनियादी सतह पर तहकीक करूं स्मॉल इंटेस्टाइन की, फ़र्ज़ करें कि हमने यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन लिया, तो अब मुझे जो यहाँ नज़र आएगा वो होगा कुछ ऐसा। ये है एक मस्कुलर ट्यूब या नाली। अब इस नाली के अंदर एक तरफ आपको ये उंगली जैसी फनंग या प्रोजेक्शन नज़र आएगी, और इनका नाम है विलाय। ये एक होगी तो इसको विलिस कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो विलाय का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे। विलाय मदद करता है ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया फ्राहम करने में, ताकि जितने भी ग़िज़ाई अज्जा हैं वो बाआसानी जज्ब हो सकें इस जगह पर। अब मज़ीद सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ बारीक बालों जैसी चीज़ पाई जाती है जिसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर। इनका नाम है माइक्रोविलाय या स्मॉलर विलाय। ये मदद करते हैं सरफेस एरिया मज़ीद बढ़ाने में, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ग़िज़ाई अज्जा ज़्यादा से ज़्यादा जज्ब हो सकें। और अब अगर मैं आपको दूसरा पहलू दिखाऊं स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ से इसका एक और क्रॉस सेक्शन लिया है जो ऐसा दिखता हो स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए। तो जो हमें दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये रही आपकी मस्कुलर वॉल यहाँ पर, और ये रही वही उंगलियों जैसी फनंग जिन्हें हम विलाय कहते हैं। अब चूंकि हम इतने करीब से देख रहे हैं, तो ये जो ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाय है, ये हम देखेंगे कि बने हुए हैं कुछ सेल्स से जिन्हें कहते हैं एंटेरोसाइट्स। हर सेल का अपना न्यूक्लियस होता है और ये मदद करते हैं जज्ब करने में तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये हैं एंटेरोसाइट्स। अब हर विलाय के अंदर यहाँ पर एक चीज़ पाई जाती है जिसे कहते हैं सेंट्रल लैक्टियल, और ये भी एक प्रोजेक्शन ही है लिम्फेटिक सिस्टम की। तो ये सेंट्रल लैक्टियल जो है, ये साथ साथ चलता है लिम्फेटिक सिस्टम के। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इन्हें इस रंग में क्यों बना रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, जितने भी फैट्स यहाँ मौजूद होंगे, ज़ाहिर है कि वो पहले ही पिसते हुए आ रहे हैं बाइल के हाथों, फिर गैस्ट्रिक लाइपेज, फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज इससे निपटते हैं। तो बेचारे ये सारे छोटे फैट्स के टुकड़े जज्ब हो जाते हैं इस सेंट्रल लैक्टियल में और चले जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। इन तमाम विलायज़ में जाल की तरह मौजूद होती हैं बहुत सारी कैपिलरीज़। हर एक सेंट्रल लैक्टियल घिरी हुई होती है इन कैपिलरीज़ के जाल में, जो कि खून ले जाती हैं विलिस की तरफ और वापस लाती हैं, जिस तरह कैपिलरीज़ काम करती हैं। इससे होता यह है कि जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं यहाँ हमारे पास, ये सीधा जज्ब होंगे खून के बहाव के अंदर सेंट्रल लैक्टियल पर मौजूद कैपिलरीज़ की मदद से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सारी ग़िज़ायत पहुँचती है हमारे खाने से हमारे जिस्म के अंदर और फिर शामिल होती है हमारे खून में।